अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तान के तालीमी मिसाइल के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने ख़वानगी और तालीमी निस्वा के बारे में पढ़ा था। आज हम जो पाकिस्तान के तालीमी मिसाइल में एक मसला है वो है नज़्म व ज़ब्त का फुक़दान। उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान के तालीमी मिसाइल में सबसे अहम जो मसला है वो तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त का फुक़दान है। वो तलबा के लिहाज से हो, असातिज़ा के लिहाज से हो, तो ये हमारा बहुत बड़ा एक मसला है और ये हमारा माशरती मसला भी है। ख़ुसूसन तालीमी इदारों का माहौल, तालीम का मेयार और माशरती रवैये बुरी तरह मुतासर हुए हैं। आम तासर ये भी है कि हमारे तालीमी इदारे ख़ुसूसन सरकारी या नीम सरकारी इदारों में तलबा असातिज़ा दोनों तदरीस के बारे में संजीदा नहीं है। तलबा के बाहमी असातिज़ा के साथ ताल्लुकात की नोयत में भी एहतराम, शफ़क़त, रवादारी और एक दूसरे के बर्दाश्त वगैरह आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिसकी वजह यह है कि उनमें मुख्तलिफ ग्रोह भी बनते जा रहे हैं और डिग्री होने के बावजूद या इल्म होने के बावजूद भी हम इस सारी सूरत पर काबू नहीं पा रहे। हम जानते हैं किसी भी घर या मुल्क को चलाने के लिए नज़्म इंतहाई अहम है। इसके बगैर ज़िंदगी के मामलात नहीं चल सकते, चाहे वो इनफरादी हो या इज्तिमाई हो। दोनों चीज़ों में नज़्म इंतहाई ज़रूरी है। इसके लिए हम अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और नज़्म दरअसल है असूल और ज़वाबित का ऐसे मजमू है जिस पर चल कर हम अपने मकसद को, अपनी चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं एक ख़ास तरीके के मुताबिक, असूल और ज़वाबित के मुताबिक। और ये असूल और ज़वाबित कौन तय करता है? मुआशरे के अफराद मिलकर बाहमी रज़ामंदी से तय करते हैं ताकि मुआशरे के हर रुकन इन असूलों पर अमल करे, इनका पाबंद हो और वो अपना ज़ाती इख्तियार, मर्ज़ी और इरादा इन कवानीन असूलों के ताबे कर देता है, ना कि अपने मुताबिक चलता है। इन असूलों और कवानीन की पाबंदी और उनके मुताबिक अमल करने को हम क्या कहते हैं? नज़्म व ज़ब्त कहते हैं। तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त से भी यही मुराद है कि इन इदारों के तयशुदा असूलों और कवानीन पर पूरी तरह से अमल किया जाए। वो कोई भी इनकी खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी मर्ज़ी ना करे और इस तरह अपनी मर्ज़ी को इदारे के मुकर्रर करदा असूलों और कवानीन के ताबे कर देना ही हम नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। इस अमल में प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा या बाकी जो मुलाज़िमीन होते हैं सब इन असूलों की पाबंदी करते हैं, उस पर चलते हैं। सबकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो इन असूलों पर अमल करें और तलबा से भी करवाएँ और इदारे के नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी असातिज़ा, तलबा समेत सब के लिए काबिल गिरफ्त होनी चाहिए। हम जानते हैं कि हर उस्ताद को इल्म होता है कि उसके ज़िम्मे क्या काम है, उसने किस तरह करना है। इसने हर तालिब इल्म को पता है कि उसने कब, कहाँ और किस निगरानी में कौन सी सरगर्मी में हिस्सा लेना है और किन कामों की पाबंदी करनी है। उनका मकसद असल तलबा को बुरी आदत से बचाना, उनकी सीरत और किरदार की तश्कील करना है और उन्हें नज़्म व ज़ब्त का आदी बनाना है ताकि वो मुआशरे में और अपने इनफरादी ज़िंदगी में भी कामयाबी हासिल कर सकें। हम देखें कि तलबा में नज़्म व ज़ब्त के फुक़दान का मुशाहिदा जब करते हैं तो ऐसे सरगर्मी में मसरूफ़ होते हैं जो एक तरफ तो तालीम इदारे के नज़्म व ज़ब्त के ख़िलाफ़ होती हैं, दूसरे माशरती इक़दार और समाजी असूलों से मुताबिकत नहीं रखती। इनमें कुछ निशानियाँ कौन कौन सी? मसलन क्लासों से बिलावजह गैर हाज़िर रहना, क्लासों का बाइकआउट करना, तलबा के एहतजाजी जुलूसों, गैर कानूनी इजलास वगैरह, इम्तिहानी मराकज़ में हंगामा या बाइकआउट, तलबा का सियासी जमातों की गिरोहबंदी का हिस्सा बनना, तो असातिज़ा और प्रिंसिपल के साथ गैर शाइस्ता रवैया, ये तमाम हम देखते हैं कि नज़्म व ज़ब्त में फुक़दान की कुछ निशानियाँ हैं। अब तालीमी इदारों के नज़्म व ज़ब्त में कमी के असबाब कौन कौन से हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं कि इनकी वजूहात कौन सकती हैं। पहले है वालिदैन की अदम तवज्जो और लापरवाही, कि बच्चों की तालीमी, तरबियत और परवरिश की बुनियादी ज़िम्मेदारी वालिदैन पर होती है और तमाम बच्चों को वालिदैन की भरपूर तवज्जो निगरानी की अशद ज़रूरत होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में वालिदैन अपनी मसरूफियत या कारोबार में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो अपनी औलाद या अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। इससे उनकी तालीमी तरबियत पर पूरी तवज्जो नहीं होती और इसी बेतवज्जी और लापरवाही की वजह से बच्चे गैर ज़िम्मेदार और लापरवाह हो जाते हैं और घरों में वालिदैन के बाहमी झगड़े, उनको क़ौल फ़िल में ज़रात भी इन ऐसी चंद आदत को फ़रोग़ देता है जो तलबा में पैदा हो जाती हैं, जिससे वो अच्छे बुरे में तमीज़ करना भूल जाते हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं ऐसे ही पस मंज़र से मनफी रवैये और गलत आदत लेकर तालीमी इदारों में आते हैं, जिसके बाद तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त के मसाइल हमारे सामने आते हैं। फिर असातिज़ा के किरदार। असातिज़ा हम जानते हैं हमारे माशरे का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। उन्हीं की ये ज़िम्मेदारी है कि वो तलबा की तालीमी और ज़हनी और उनकी शख्सियत की नशोनुमा कर सकें। लेकिन उनके माशरे का हिस्सा है, इसलिए माशरे में पाई जाने वाली खामियाँ कहीं ना कहीं उन पर भी असरअंदाज होती हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए इंतहाई मुश्किल का बायस बनती है, जैसे कम तर माशरती मकाम है, कम आमदनी है और महदूद वसाइल के बायस भी वो सियासी और समाजी तफरीक का बायस बन जाते हैं। फिर मादा परस्ती के दौर की वजह से उन पर असरात मरतब होते हैं, वो भी अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों से थोड़े से कतराते हैं। इनमें बाज़ कमरा जमात के अंदर तो अपने आप को उस्ताद समझ, लेकिन कमरा जमात के बाद वो अपने आप को उस्ताद नहीं समझते, जिससे तलबा की शख्सियत साजी और अखलाकी तरबियत को अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझते कि क्लास तक तो है लेकिन क्लास से बाद उसको नहीं समझते। फिर काम के गैर ज़रूरी बोझ है, गैर ज़रूरी सरकारी ज़िम्मेदारियाँ हैं और माली फ़वाइद के असूल ने भी इनको तदरीस के असल मकसद से हटा दिया है।
مذہبی سیاسی مادوں کی مداخلت کے باعث بھی خود اساتذہ نظم و ضبط کے مسائل کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کے باہمی جھگڑے، عدم برداشت، قول و فعل میں تضاد طلباء میں گروہ بندی اور نظم و ضبط کے مسائل پیدا کرنے کا وجہ بن رہی ہیں، جسے ان میں بھی عادات پیدا ہو رہی ہیں اور وہ نظم و ضبط قوانین کے پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ یہ سیاسی جماعتوں کا کردار بھی ہے کہ ہم جاتے ہیں ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی گروہ بندیاں شروع ہو چکی ہیں، اور لوگ جو سیاسی جماعتیں انہوں نے اساتذہ و طلباء میں اپنی اپنی تنظیمیں قائم کر رکھی ہیں، جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں بھی سیاسی ماحول پیدا ہو چکا ہے اور گروہ بندیاں بن چکی ہیں، جس سے ان میں ہر وقت ایک تضاد کی فضا قائم رہتی ہے اور گڑبڑ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور نظم و ضبط پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ جو سیاسی جماعت میں بچے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو یا اپنی ضروریات کے لیے لڑتے ہیں، اور اساتذہ اپنی انتظامیہ لحاظ سے یا اپنی تنظیم کے لحاظ سے اپنی جو ان کے منشور ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے تضاد پیدا ہوتا ہے اور فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ہے تعلیمی انتظامیہ کا کردار کہ ہر تعلیمی ادارے کی ذمہ داری کو اپنے طلباء اور اساتذہ کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرے، لیکن تمام اداروں تعلیمی اور تدریسی اور دیگر سہولیات یکساں نہ ہونے کے باعث ان اداروں کے طلباء میں احساس مغرومی پیدا ہوتا ہے، جس سے رد عمل کے طور پر نظم و ضبط کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ طلباء کی کئی ایسی ضروریات اور سہولتیں جن کی فراہمی انتظامیہ کے اختیار میں ہوتی ہے، صرف غیر ذمہ داری اور عدم توجہ کے باعث طلباء کو فراہم نہیں کی جاتی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا بھی مناسب طور پر انعقاد نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ان میں غیر ذمہ دارانہ منفی رویے ان کے پیدا ہوتے ہیں، جس سے وہ احتجاجی رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مخصوص سیاسی گروہ افراد صورتحال کو مزید خراب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نظم و ضبط کے شدید مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ادارے کا تعلیمی ماحول بگڑ جاتا ہے۔ کچھ ان میں مکس یا دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جیسے تعلیمی انتظامیہ کی طرف سے بعض طلباء غیر ضروری تکلیف دہ رویہ اور ناروا پابندیاں بھی ان کو منفی رویے پر مجبور کرتی ہیں۔ مخصوص کتابوں کی خریداری ہے، ٹیوشن کے لیے پابند بنانا ہے، مخصوص دکان سے اسکول یونیفارم لینا ہے، اسٹیشنری لینی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی انہیں مسائل کا سامنا ہوتا ہے، جس سے نظم و ضبط کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ملک کے سیاسی جو انتشار ہے، منفی معاشرتی رویے ہیں، غلط تعلیمی فیصلے وغیرہ اور غیر یقینی صورتحال کے باعث طلباء کو معاشرے میں اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نظم و ضبط کے مسائل میں الجھ جاتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی بے روزگاری، امیر و غریب کے فرق کے باعث تعلیم ان کی نظر میں اپنی اہمیت کھو دیتی ہے، وہ اضطراب اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے حالات میں معاشرے اور اس کے نظام کے خلاف بغاوت اور جارحیت کو جاتے ہیں، جس سے نظم و ضبط کے مسائل شدت اختیار کر لیتے ہیں اور تعلیم ادارہ کا ماحول، معاشرے کا ماحول انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے یا بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ہم نے آج نظم و ضبط کے بارے میں پڑھا، پھر اس میں جو کمی آ رہی ہے اس کے اسباب کون کون سے ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھا۔ السلام علیکم۔